स्वागत है दोस्तों आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। एमजीपी 7 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसमें हम लोग को चैप्टर 5 भूदान आंदोलन को पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं इसको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य विनोबा भावे द्वारा यथा संकल्पित भूदान की चर्चा कीजिए। यानी भूदान आंदोलन की हमको इसमें चर्चा करनी है। आइए समझते हैं। इसमें आचार्य विनोबा भावे द्वारा यथा संकल्पित भूदान आंदोलन एक क्रांति आंदोलन था जिसमें सामाजिक आर्थिक समानता की एक संकल्प लिया गया था। यानी कि कैसी सामाजिक और आर्थिक समानता की एक संकल्प लिया गया था। यानी गांव या गरीब क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक रूप से एक समान वितरण हो, इसी का यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। आज़ादी के बाद भारत में जब राष्ट्र पुनर्निर्माण का दौर से गुजर रहा था तो भूमिहीन गरीब ना तो भूदान को एक आशा की किरण के रूप में देखते थे, जो दमनकारी भूमि नीतियों तथा जमींदारों से मुक्त होकर एक अच्छा जीवन जीने की आशा कर रहे थे। गांधी की भावना से अभिभूत इसका उद्देश्य समाज के सर्वोदय अथवा भलाई था। इस भूदान आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी। यानी कि जब भारत भूनीतियों और जमींदारों से मुक्त होकर जो लोग थे वो अच्छा जीवन जीने की आशा कर रहे थे, और भारत जब पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा था तो उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था भूमि को लेकर। यानी भूमि एक बिना सिस्टमैटिक ढंग से बटी हुई थी। बड़े बड़े भूस्वामियों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमि एकत्र थी, और वहीं ऐसे कई लोगों की संख्या थी जो भूमिहीन थे। आइए इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं। सबसे पहला बोला गया है आधार और विचारधारा। भूमिदान आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रेम, सत्य, अहिंसा को आधार बनाया गया। इसका वैचारिक आधार व दर्शन है, जिसमें यह माना गया कि जो कुछ लोग के पास है वह धरोहर है और उसको लोगों द्वारा धारण किया गया है। यह दर्शन भूमि, अन्य प्रकार की संपत्ति, ज्ञान, क्षमता, अनुभव सबके लिए जिन लोगों द्वारा यह धरोहर धारणा की गई है उसका उपयोग उसके साथियों संपूर्ण समुदाय द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो संपत्ति, ज्ञान, क्षमता, अनुभव है, इन सभी को लेकर जो ये आंदोलन है इन सभी के साथ डील करता है। कहने का मतलब ये है कि यह जो चीज़ है वह व्यक्ति एक दूसरे के साथ साझा करके अपना विकास कर सकता है, चाहे वह संपत्ति हो, ज्ञान हो, क्षमता या अनुभव हो। अब इसके बारे में विस्तार से हम लोग अभी आगे जानेंगे। इस प्रकार विनोबा भावे का भूदान आंदोलन एक कृषि क्रांति है जिसमें आंदोलन भूमि का एक भाग में समर्पण से आरंभ हुआ। यानी कि भूमि है उसका एक भाग जो है वो भूदान के रूप में देना है या समर्पण करना है, इससे आरंभ होता है। बाद में यह सीमित बंटवारा संपूर्ण बंटवारा हो गया। इसके अर्थ में भूदान आंदोलन का महत्व बढ़ता जाता है। इसमें भूमि विक्रय की वस्तु नहीं होती, इसमें सभी व्यक्ति को लोक कल्याण के लिए कार्य करना होता है। यानी जो भूमि, इसमें कोई क्रय विक्रय की कार्य नहीं होता, एक इसमें खाली एक दान रूपी कार्य होता है और लोक कल्याण के लिए इसमें कार्य होता है। राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। ऐसा करके सही लोकतंत्र और स्वराज को प्राप्त किया जा सकता है। आगे समझते हैं। इसमें उल्टा पिरामिड की एक अवधारणा थी। भारतीय समाज की आर्थिक संरचना उल्टे पिरामिड की तरह है। यानी कि एक जो पिरामिड है एक उल्टा पिरामिड की तरह होती है, जिसमें निम्न स्तर पर गरीब और भूमिहीन किसान आते हैं। ये लोग स्थायी स्थिर आर्थिक संरचना के मजबूत और नींव स्थापित करने में सक्षम उतने नहीं होते हैं। ऐसे में यहाँ ध्यान देने की बात है कि मजबूत आर्थिक आधार के ऊपर सक्षम परत को जोड़कर सुदृढ़ बनाया जाए, अर्थात धनी और बड़े भूस्वामियों की सहायता लेकर गरीबी और भूमिहीन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो भूमिहीन लोग हैं उनकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए भूमिहीन और जो अमीर वर्ग हैं उनसे सहायता लेनी चाहिए, और इस प्रकार से लोक कल्याण में अपना कार्य करना चाहिए। और यही प्रमुख उद्देश्य था भूदान आंदोलन का। आगे समझते हैं। उत्क्रमण की आवश्यकता और तकनीक, इसका क्या अवधारणा थी, ये कौन सी विशेषता थी, इसको समझते हैं। इस प्रकार गांवों की संपूर्ण आर्थिक संरचना अस्थिर, कम उत्पाद करने वाली और संतुलित सामुदायिक जीवन के विकास में असमर्थ थी। यानी कि जो गांव की जो अर्थव्यवस्था की जो संरचना थी वो अस्थिर थी, कम उत्पादन करने वाली थी, और जो संतुलित सामाजिक जीवन है के विकास में असमर्थ थी। यानी एक संतुलित रूप में वह बटी नहीं थी। इसलिए इन संरचना को उत्क्रमिता करना या उल्टा करने की जरूरत थी। यानी जो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर की बात यहाँ कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने जीवन निर्वाह के लिए भूमि होनी चाहिए। वर्तमान संपत्ति या प्राकृतिक संसाधनों को ईश्वर की संपत्ति मानना चाहिए। यानी कि जो हर एक व्यक्ति है उसके पास पर्याप्त मात्रा में वह अपना विकास कर सके, जीवों को पार्जन कर सके, उसके लिए उतना पर्याप्त मात्रा में
भूमि होनी चाहिए। और वर्तमान में जो संपत्ति है, जो लोगों के पास एकत्र है, वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति न मानकर ईश्वर की संपत्ति मानना चाहिए। ऐसा लोगों के अंदर अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास उतनी ही भूमि होनी चाहिए जितना वह श्रम कर सके, यानी कि उससे श्रम करने से ज़्यादा भूमि या फालतू भूमि उसके पास उतनी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी होती है तो उसको दान के रूप में भूमिहीन लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मजदूर और वेद मजदूर और वेतन के मध्य के भारी अंतर को समाप्त करना चाहिए। इसलिए विनोबा भावे ने लोगों के अपील की कि अपनी भूमि का 1/6 भाग, यानी जो छठवां भाग है, वो गरीब किसानों को दान में दें और भूदान के प्रतीक के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि विनोबा भावे ने इस चीज़ का अपील की कि जो भी सीमांत कृषि लोग हैं, जो उच्च कृषि वर्ग हैं, वह अपने भूमि का 1/6 भाग वह क्या करे, दान के रूप में दे, जिससे जो भूमिहीन लोग हैं वो भी अपना विकास कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन कार्यकलाप को पूरा करने में रुचि रखनी चाहिए। इसके साथ साथ सभी गरीब पड़ोसी व्यक्ति का भी कल्याण की चिंता करनी चाहिए, यानी अगर उसके आसपास जो ऐसे पड़ोसी हैं जो गरीब हैं, उसके कल्याण के लिए भी उनको मदद करनी चाहिए। उसकी सहायता के लिए तब तक तत्पर रहना चाहिए जब तक वह कष्ट में है। भूमि दान एक दान है, इसलिए ये पुण्य का काम है। इसके साथ न्याय संगत वितरण के लिए भी यह जरूरी है। यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने पड़ोसी के प्रति कर्तव्य है कि जिसे दोषपूर्ण आर्थिक है या गरीब व्यक्ति का अधिकार प्रणाली के कारण भूमि रहित कर दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। यदि वह श्रम नहीं करता है तो उसको भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपने सचेत रहना चाहिए। अगर उसके पास भूमि ज़्यादा है और ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, भूमिहीन है और अपना विकास नहीं कर पा रहा है, तो उसको दान के रूप में स्वयं ही अपनी भूमि इसको दान देनी चाहिए। आगे समझते हैं उदयमान अर्थव्यवस्था। भूदान आंदोलन के अनेक उद्देश्य हैं। इसका एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकेंद्रीकरण करना भी है। इसका अंतिम उद्देश्य विकेंद्रीकृत स्वावलंबी इकाइयों की स्थापना करना है, जिससे कार्यों के बारे में ग्रामीण व्यक्ति स्वयं निर्णय ले सके। यानी कि एक इस तरह से सिस्टम बैठाना है जिससे जो पहले जो सीमांत और जो भूस्वामी लोग थे उनके पास निर्णय लेने की शक्ति होती थी, उनसे हटाकर जो ग्रामीण व्यक्ति है वह स्वयं निर्णय ले सके, ऐसी व्यवस्था कायम करनी थी। भूदान आंदोलन को इसी अर्थव्यवस्था में श्रम के साथ छोटे पैमाने पर मशीन का प्रयोग किया जाए। इससे स्थानीय और क्षेत्रीय आवश्यकताएं पूर्ति होंगी और स्थानीय संसाधन किया जाएगा। अर्थव्यवस्था उद्देश्य लोगों को स्वावलंबी बनाना और उसका उपयोग वस्तुओं को स्वयं बना। कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो अपनी जो बुनियादी आवश्यकताएं, यानी कि जो बेसिक नीड्स है वह पूरी कर सकें, इस प्रकार से व्यवस्था करनी है। और उसमें जो छोटे पैमाने पर मशीन है उसका भी उपयोग किया जाए और इससे अर्थव्यवस्था को, ग्राम के अर्थव्यवस्था को बल मिले। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कायम करना जाए, यह इसका उद्देश्य था इस आंदोलन का। समुदायवादी समाज योजना नीचे से अर्थात ग्राम से शुरू होगी। योजना का निर्णय ग्राम सभा करेगी, जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार की व्यक्ति सदस्य होगा। इसमें कामगारों को विशेष महत्व दिया जाएगा, यानी जिनके पास काम नहीं है, जो कामगार हैं, उनको उसमें विशेष महत्व दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे अर्थव्यवस्था में श्रम की आवश्यकता होती है। उसे सहभागिता का उत्तरदायित्व तो पूरा करना होगा। समुदाय कृषि औद्योगिक स्वरूप ग्रहण कर सकता है। उद्योग और वाणिज्य में सहयोग की मुख्य भूमिका मुख्य होगा सहयोग मुख्य होगा, यानी कि यहाँ पे बात डेवलपमेंट की हो रही कि जो ग्राम सभा होगी वह योजना का निर्माण करेगी। इस आधार पर जो कामगार होंगे उनको विशेष महत्व दिया जाएगा। वह श्रम करेंगे और इस प्रकार से अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने में उनको मदद मिल सकेगी। अगला है ग्राम दान। विनोबा भावे और अन्य लोगों ने भूदान को भू उपहार माना है। इसका उद्देश्य इस कार्य द्वारा सामाजिक सुधार है। ग्रामदान भी भू उपहार है। इसके द्वारा सामाजिक क्रांति लाई जाती है। इससे भूमि की व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त हो जाता है। इससे भूमि दान से क्या होता है, इससे जो व्यक्तिगत जो स्वामित्व है किसी भी व्यक्ति का उसकी भूमि पर, वह समाप्त हो जाता है और उससे वह दान के रूप में दूसरे के पास चली जाती है। भूदान में विभिन्न लोगों द्वारा दान में दी गई भूमि को पहले एकत्र किया जाता है। इस पर दानदाता और दान प्राप्तकर्ता दोनों का अधिकार माना गया। इसके बाद इस भूमि का पुनः वितरण किया जाता है, यानी बांटा जाता है। इस प्रकार सभी गांव के लोगों में समानता लाने के लिए प्रयास किया जाता है। 1950 में ऐसी आशा की गई थी कि यदि यह काम बड़े पैमाने पर पूरा हो जाए तो भारत ग्राम स्वायत्तता और गांधीवादी उद्देश्य को पूरा करेगा। क्योंकि गांधी जी भी इस बात को करना चाहते थे, जो भूमि गैर सिस्टमेटिक ढंग से बटी हुई थी उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से बांटने के लिए प्रयासरत थे।
तो इसी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए विनोबा भावे जी ने अपने बुनियादी जो भी ढाँचा है, जो भी भूदान आंदोलन है उसके द्वारा जो बुनियादी ढाँचा है उसको सही करने की कोशिश की और पुनः वितरण की व्यवस्था लाकर जो भूमि है उसको समान तौर पर गाँव में बाँटा जाए, जिससे सभी का समान रूप से सामाजिक और आर्थिक बँटवारा हो और अपना सभी विकास कर सकें, ऐसी व्यवस्था कायम करने की कोशिश की। आगे समझते हैं इसमें। गांधी जी आत्मनिर्भर गाँव के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं महसूस करते थे। यानी कि जो राज्य है उसका हस्तक्षेप और उसकी आवश्यकता, जो गांधी जी हैं वो उसकी आवश्यकता नहीं महसूस करते थे ग्राम के मामले में, यानी कि ग्राम स्वयं अपना विकास कर सकता है। विनोबा भावे ने भी इसी का अनुसरण किया और इसका विस्तार किया। उनके अनुसार सर्वोदय कार्यकर्ता अंतिम उद्देश्य के रूप में एक राजविहीन समाज के लक्ष्य में विश्वास करते हैं। तो कहना है कि प्रारंभिक अवस्था में राज्य कुछ कार्य कर सकता है, परंतु बाद में इसका कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः भूदान ने 1963 ईस्वी में क्रियाकलाप में 3 मुख्य बातें अपना ध्यान केंद्रित किया। ये कौन-कौन सी हैं? पहला है देश भर में ग्राम दान और ग्रामों की स्थापना करना। अगला है आत्मनिर्भर होने के लिए विदेशी वस्तुओं से मुक्त होने के लिए ग्राम खादी उद्योग को बढ़ावा देना। अगला है हिंसा भड़काने और हिंसात्मक घटनाओं को नियंत्रण के लिए शांति सेना की भर्ती करना और उनको प्रशिक्षण करना। यानी इन 3 मुख्य बातों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। पहला, ग्रामदार ग्रामों की स्थापना करना। दूसरा है विदेशी वस्तुओं पर डिपेंडेंस हटाकर ग्राम खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना और जो हिंसात्मक घटना हो रही है इसको नियंत्रण रखने के लिए शांति सेना को भर्ती और उनका प्रशिक्षण देना। आंदोलन में किसानों को तो शामिल किया गया, साथ ही शहरी व्यवसायिक और औद्योगिक कामगारों को भी स्थान देने के लिए दान उपहार की अवधारणा को अधिकृत करके लोगों को समझाया गया। इससे निम्नलिखित बातें शामिल थी। कौन कौन सी? पहली, श्रमदान। इसका तात्पर्य है श्रम का दान देना। दूसरा है संपत्ति दान। इसका अर्थ है संपत्ति का दान देना। तीसरा है बुद्धि दान। सर्वोदय आदर्श को प्राप्त करने के लिए बौद्धिक क्षमताओं और ज्ञान का समर्पण करना, यानी अर्थात जो भी किसी अंदर विकास है, कौशल है, अपनी उसकी बुद्धि है, वह दूसरे में लोग में बांटकर सहयोग देकर उसको आदान प्रदान करके और लोगों के विकास में अपना योगदान दे सकता है। अगला है जीवन दान, यानी कि कार्य में ऊर्जा और जीवन को एक दान रूप में देना, यानी कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे कार्य करना। तो इस प्रकार का दान क्या कहलाता है? जीवन दान कहलाता है। ग्रामदान गांव के अधिकांश वयस्क निवासियों में अधिकांश आंदोलन शामिल हुए और इसे खंड स्तर में मिलाने का कार्य किया गया, जो कि सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की निम्नलिखित इकाई थी। इस प्रकार से प्रकाश चलते से और आंदोलन को जिला स्तर राज्य स्तर पर सहयोग मिलने लगा। कहने का मतलब ये है कि बड़े मात्रा में धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, इसमें वयस्क भी जुड़ने लगे और इससे जिला स्तर और राज्य स्तर पर इसको सहयोग मिला। एक विवरण के अनुसार गांधी शताब्दी के वर्ष के अंतर तक आंदोलन भारत में 5,60,000 गाँवों में से 40,000 गाँवों में अपनी पहुंच बना ली। इसमें लगभग 90% गाँव बिहार के थे, इसलिए इसे भारत ने प्रथम राजदान घोषित किया गया। गाँव के विकास में आंदोलन के 3 रूप काम किए, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भूमि दान आंदोलन में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो लोगों ने हिस्सा लिया वह बिहार के लोगों में लिया। इसमें 60% गाँव आए हैं बिहार के ही। इसमें समझते हैं कि इसके आंदोलन के 3 रूप में काम किया गया। पहला, प्राप्ति। इसके अंतर्गत लोगों के ग्राम दान करने और स्वामित्व को ग्राम परिषद को हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया। अगला है पुष्टि। उपहार का सत्यापन स्वामित्व कानून के रूप में हस्तांतरित किया गया। अगला है निर्माण। निर्माण के लिए ग्राम सभा द्वारा विकास के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रबंध किया गया, यानी कि जुटाना, हस्तांतरित करना और संसाधनों का प्रबंध करना। अगला, ये सभी केवल सैद्धांतिक बातें थी। निर्माण तक प्रक्रिया केवल कुछ क्षेत्र, विशेष रूप में जनजातीय क्षेत्रों में संपन्न हुई थी। अधिकांश ग्रामों में इसका प्रचार मात्र था, यानी कि कुछ ही लोग तक यहाँ असली में कार्य क्रियान्वयन हो रहा था और अधिकतर गाँवों में ये खाली एक प्रचार मात्र था, एक्चुअल में इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा था। यह अलग बात है कि लोगों के ऊपर गांधी और विनोबा के आदर्श का प्रभाव पड़ा था। सर्वोदय नेता के रूप में विनोबा उभरे थे। उनका विचार था कि लोगों को मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना जरूरी है, ऐसा होने पर स्वयं ही सामाजिक आर्थिक परिणाम मिल सकता है, यानी कि जो मनोवृत्ति है, मन का भाव है लोगों के अंदर, इसके अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। इससे अपने आप ही सामाजिक और आर्थिक परिणाम मिल सकते हैं। विनोबा ने 1957 में लिखा था, बढ़ता हुआ कृषि
उत्पादन निस्संदेह भूमिदान ग्रामदान का लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है। यह केवल आकस्मिक है कि इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण समाज के प्रति मनुष्य की निष्ठा का विस्तार करना है। यानी कि जो इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य है, वह जो मनुष्य है उसका जो निष्ठा है, उसका जो प्रेम है उसको प्रचार करना है। यद्यपि 1969 तक बिहार को भूदान आंदोलन की दृष्टि से राज्य दान घोषित कर दिया गया था, परंतु जहां विनोबा को कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा था, यहाँ नक्सलवादियों ने क्रांतिकारी पद्धति अपनाकर आंदोलन को दूसरा रूप दे दिया, जिससे सर्वोदय कार्यकर्ता में असंतोष बढ़ गया और इसको रोकने के लिए विनोबा भावे ने स्वयं प्रयास किया। कहने का मतलब ये है, नक्सलवादी एक बड़ी बाधा के रूप में उभरे। उन्होंने इस क्रांति को अलग रुख दे दिया, इससे विनोबा भावे ने इनको स्वयं प्रयास करना पड़ा इस आंदोलन को रोक लगाने के लिए। भूदान आंदोलन अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन तर्क दीजिए। यानी अपने उत्तर के समर्थन में आपको तर्क देना है कि भूदान आंदोलन जो था वो अपने जो उद्देश्य है उसको असफल प्राप्त करने में असफल रहा या नहीं। समझते हैं इसमें भूदान आंदोलन की कई प्रकार के लोग द्वारा आलोचना की गई। इनमें प्रमुख रूप से अर्थशास्त्री, दर्शन शास्त्री, राजनीतिक विचारक, सामाजिक सुधारक आदि शामिल हैं। यहाँ तक कि गांधी जी के अनुयायी इससे सहमत नहीं थे। भूदान आंदोलन अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा। इस संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले समझते हैं स्पष्टता का अभाव। यानी कि इस आंदोलन में सबसे बड़ा जो एक फैक्टर उभरा वह था कि इस आंदोलन की स्पष्टता का अभाव था। भूदान आंदोलन के विरुद्ध यहाँ तक कि इसके उद्देश्य में स्पष्टता का अभाव था। आंदोलन में कहा गया कि सामाजिक क्रांति के माध्यम से उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें राज्य के सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु आंदोलन से लोगों को कितना और क्या प्राप्त हुआ, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। यह भी दावा किया गया था कि गांधी की सामाजिक जागरूकता का विचारधारा के द्वारा आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। यह केवल एक विवरण है, इसके द्वारा उद्देश्य का व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इसमें लेखा जोखा सही उचित ढंग से प्राप्त नहीं हो पाया कि कितनी भूमि आई हो, कितना बंटवारा हुआ है। यह एक बहुत ही बड़ा इसमें अस्पष्टता बनकर उभरा। अगला है असंतुलन। आंदोलन में कृषि भूमि विषय में आंदोलन के विचार में असंतुलन है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गरीब भूमिहीन को दान द्वारा भूमि दिलवाना था, परंतु उन कृषि ग्रामीणों जिनके पास थोड़ी भूमि होती है, अर्ध भूमिहीन के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। जो कृषि मजदूर के रूप में जीवन बिता रहे थे, इन लोगों को भूदान योजना में शामिल नहीं किया गया। वस्तुतः इन आंदोलनों को एकमात्र उद्देश्य भूमिहीनों को जमीन देना था। अन्य प्रकार के गरीबों पर इनमें कोई विचार नहीं किया गया। यानी कुछ ऐसे भी गरीब वर्ग थे जो अर्ध भूमिहीन थे, जिनके पास उतनी प्रॉपर भूमि नहीं थी जो अपना प्रॉपर विकास कर पाएँ। यानी यह आंदोलन खाली उन्हीं लोग के लिए चलाया गया जो एकदम से भूमिहीन थे, जिनमें दूसरे प्रकार के गरीबों पर ध्यान नहीं दिया गया। अगला है अपर्याप्त भूमि। अनेक लोगों का विचार है कि भूदान योजना में जो भूमि दी गई थी वह अपर्याप्त थी। इसमें पूरे वर्ष तक काम नहीं किया जा सकता था, अर्थात रोजगार का पूर्ण अवसर नहीं था। इससे पर्याप्त आय भी नहीं होती थी, इससे भूमिहीनों की जीविका चल सके। हस्तांतरण में प्राप्त पर्याप्त समय लगने के कारण भूमि की क्षेत्रफल भी कम हो जाती थी, इससे कारण खाद्यान्न के उत्पादन भी कम हो जाता था। कहने का मतलब ये है कि एक इनफ क्या कहते हैं एरिया नहीं मिल पाता था भूमि का, जिससे किसान उपजाऊ करके और उसमें अपना जीवन यापन कर सके, अपना विकास कर सके। बंटवारा के चक्कर में उसको उतनी पर्याप्त रूप से भूमि नहीं मिल पाती थी। यह भी एक बहुत ही बड़ा असफलता का कारण बना। अगला है विखंडन और उपविभाजन। भूदान और इसकी कार्यप्रणाली को लेकर इस बात की आलोचना हुई कि आंदोलन पहले से छोटे और बिखरे हुए कृषकों का विखंडन और उपविभाजन करता है। आंदोलन में छोटे और बड़े किसान द्वारा भूमि दान किया जाता है। छोटे किसान द्वारा छोटी भूमि दान में प्राप्त की जाती है। आगे फिर इसका विखंडन और अपविभाजन होता है। ऐसे में लघु क्षेत्र की खेती करना कठिन, साथ ही एक घाटे का सौदा है। यानी कि मतलब ये है कि छोटा किसान क्या किया, उसने भी भूमि दान दे दिया तो उसकी भूमि और छोटी हो गई, और जो नया जो बंदा पाया, जो नया गरीब पाया, उसको भी पहले से ही उसको छोटी भूमि मिल रही थी। इससे दोनों प्रकार से एक घाटे का सौदा देखने को मिला। यानी देने वाला भी, उसके पास भी इसको भी संकट में जा रहा है धीरे धीरे, और लेने वाला तो ऑलरेडी में संकट में है ही है। तो ये भी एक तरह का बड़ा
एक तरह का वो देखा गया विफलता का कारण। इससे जो विभाजन था भूमि का वह अत्यधिक मात्रा में देखा जाने लगा। अगला है अलाभकर जोत क्षेत्र। आलोचकों के अनुसार आंदोलन के उद्देश्य की असफलता का एक तर्क यह भी है कि भूदान से प्राप्त भूमि अलाभकर जोत क्षेत्र की समस्या उत्पन्न करती है। एक छोटे किसान अपने खेत का एक भाग देकर अपनी जोत को और छोटा कर लेता है, जिससे उसका उत्पादन कम हो जाता है और उसकी और गरीबी बढ़ जाती है। यही जो हमने समझाया वही एक बात है। इसमें जहाँ उप विभाजन की बात की चिंता की जा रही थी, वहाँ अब किसान के बारे में बात की जा रही है। अगला है खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि इकाइयाँ। आंदोलन द्वारा उद्देश्य न प्राप्त करने में एक बड़ा तर्क यह भी है कि जो भूमि प्राप्त की गई थी वह खेती योग्य नहीं थी, यानी कुछ लोग उसमें ऐसी भूमि दान कर दिए जो खेती योग्य नहीं थी। स्वयं गांधी जी की वृद्ध शिष्य मीराबेन ने अनुभव किया कि दान दी गई अधिकांश भूमि घटिया किस्म की है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि एकमात्र की गई भूमि 80% से भी ज़्यादा अधिक भाग घटिया किस्म की है। इसके दान में प्राप्त भूमियों या तो चारागाहों या वनों से ढकी हुई है। आलोचकों ने यह भी कहा कि विनोबा को इस बात की जानकारी थी, परंतु उसने यह कहकर टाल दिया कि कोई भूमि बेकार नहीं होती, चट्टान और पहाड़ियाँ भूमि का भी उपयोग किया जा सकता है। यह बात अधिकांश लोगों ने स्वीकार की है कि भूदान में प्राप्त भूमि उच्च प्रतिशत कृषि योग्य नहीं थी। 1857 तक भूदान के अधीन प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है संचित कुल इतनी एकड़ भूमि से इतने एकड़ भूमि में खेती नहीं की जा सकती। इस प्रकार खेती के लिए प्राप्त भूमि इकाइयाँ खेती के योग्य नहीं है, जिससे गरीब भूमिहीन का भला नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब ये है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी भूमि दान कर गए जिसकी जो भूमि थी वह बड़े बड़े जंगलों में और बड़े बड़े चट्टानों पहाड़ों से ढकी हुई थी, जिससे कारण उसमें खेती करना और उसको एक उपयोग के रूप में लाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। चूँकि अब जो गरीब वर्ग है उसको आप दे रहे हो, तो उसके पास ऐसा नहीं कि पहले से ही उसके पास इतना सारा पैसा है, उसने उठा के तुरंत उत्पाद करना शुरू कर दिया। उसको भूमि लगने के बाद भी उसको कई सारे कार्य करने होंगे, जिसमें शुरुआत में कुछ पैसे और थोड़े कुछ श्रम लगेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। अगला है पुनर्वास का प्रश्न। आंदोलन के उद्देश्य की असफलता का कारण पुनर्वास का प्रश्न भी था। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को जो भूमि दान में प्राप्त हुई उससे पुनर्वास संभव नहीं था, यानी कि उसमें दोबारा निवास किया जा सके वह तुरंत संभव नहीं था। भूमिहीन तत्काल लाभ की वस्तु नहीं होती, यानी कि जो भूमिहीन है वो तुरंत लाभ की वस्तु नहीं होती है। जिस प्रकार धन दान या अन्न दान होता है, इसलिए भूमि दान में पुनर्वास शीघ्र नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे धन मिल जाता है तो उसको आप तुरंत यूज़ कर सकते हो, अन्न दान मिल सकता है तो वो भी आप तुरंत यूज़ कर सकते हो। जैसे भूमि दान है उसको आप तुरंत शीघ्र से उसका यूज़ आप नहीं कर सकते, उसका पुनर्वास नहीं कर सकते, उसको रहने के लिए आप नहीं बना सकते हो। इसलिए निवेश और संसाधनों की आवश्यकता पहले पड़ती है। इसलिए भूमिहीनों को पुनर्वास तब तक नहीं हो सकता जब तक उन्हें कृषि के लिए सभी संसाधन, निवेश, उपकरण आदि नहीं दिए जाते। फिर भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण किसी को भी लाभ दिए बिना खेती की अनुचित हानि होती है। कहने का मतलब ये है कि जो पहले से इनके पास भूमि नहीं थी, जो खुद ही पहले से गरीब थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनको आप ये समझो कि उनको तुरंत भूमि दान देकर वो तुरंत अपना विकास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं था। उनको पहले निवेश और संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, तब वह अपना एक सुलभ और उस भूमि को एक उपयोग के लिए तैयार करते हैं, तब फिर जाकर वह अपना विकास कर पाते हैं। तो यह भी एक पुनर्विकास का जो प्रश्न है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरा इस आंदोलन के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।